Hello everyone, my name is CS भारत एंड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ CSEET का एक टॉपिक। CSEET में एक सब्जेक्ट है आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। और लीगल एप्टीट्यूड में आपको लॉ पढ़ाया गया है, थोड़ा सा बेसिक ही लॉ पढ़ाया गया है आपको। बेसिक लॉ में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया है, लॉ ऑफ टोर्ट पढ़ाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया गया है। इसके अलावा आईसीएसआई ने अपने बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल पढ़ाई है कि आईसीएसआई क्या है, क्या मोटो है आईसीएसआई का, क्या विजन है आईसीएसआई का। और इसके साथ साथ एक चैप्टर डाला गया है कंपनीज एक्ट के बारे में, जहां जानेंगे कि कंपनी क्या है। थोड़ा बहुत देखो आप पढ़कर भी आए हैं, +1 +2 में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है कि कंपनी क्या है, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि सीएस का जो मेन वर्क है वो कंपनी लॉ से रिलेटेड ही है। तो हमें मेनली जानना है कि एक सीएस क्या क्या कर सकता है और एक सीएस का क्या क्या वर्क रहता है एक कंपनी में जब वो अपॉइंट हो जाता है एज ए सीएस। या कल को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सीएस बनने के बाद, अपना खुद का काम करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिस करना, तो तब भी तो आपको कंपनी से ही डील करना है। तो आपको जानना पड़ेगा कि कंपनी क्या है, कंपनी की डिटेल्स क्या है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड, आपका जो बुक है, सेकंड बुक है आपकी लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें मैं आपको लीगल एप्टीट्यूड पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या है कंपनी, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या है आपका लॉ ऑफ टोर्ट, और इसके अलावा क्या है दो चैप्टर जो हमारे आईसीएसआई वाला है एक चैप्टर, और लास्ट कंपनी क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी क्या है और कंपनी की क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं बनाने की, कंपनी के क्या एडवांटेज है, कंपनी के क्या डिसएडवांटेज है। बट उससे पहले हमें एक चीज़ और जाननी चाहिए कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है जो हम आसपास लोकेलिटी में देखते हैं। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर के फादर अकेले काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। एक बंदा अकेला काम कर रहा है, सारा प्रॉफिट उसका है, लेकिन सारा जोखिम भी उसका है, सारा कंट्रोल उसका है, लेकिन डे एंड नाइट वर्क भी उसे ही करना पड़ता है अकेले को। सारा काम संभालना पड़ता है, बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, उसे क्या करना पड़ेगा, अपने शॉप पर पहुंचना पड़ेगा, अपनी दुकान पे पहुंचना पड़ेगा, या जहां से भी वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सारा बिजनेस ऑपरेट करने की जिम्मेवारी किसकी है, उस पर्सन। फिर हमने सुना है कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, जिसमें पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है एज पर हमारे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। या फिर हम इंडियन लॉ की बात करें तो इंडियन लॉ जो भी आपका दिया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें लिखा गया है कि आपको पार्टनरशिप फॉर्म अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं। थर्ड हमारा आता है कंपनी। तो कंपनी माने कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने आसपास अपने लोकेलिटीज में देखी होंगी कुछ कंपनीज अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखती है, कुछ कंपनी अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लिखती है, और कुछ कंपनीज अपने नाम के पीछे कोई वर्ड ही नहीं लिखती। एक बेसिक सी डिटेल हम पढ़कर आए हैं कहाँ पे, +1 +2 में। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा ज़्यादा जानना है कंपनी के बारे में, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछने जाएंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। ना सिर्फ इस लिहाज से कि हमें CS EET पास करना है, बल्कि CS एग्जीक्यूटिव में जब होंगे तो CS एग्जीक्यूटिव में भी आपको इन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा बड़े कंटेक्स्ट में पढ़ना है कि कंपनी क्या है, कंपनी कैसे बनाई जाती है, कंपनी में कौन कौन मेंबर बन सकता है, कितने मेंबर्स का होना ज़रूरी है कंपनी में, क्या अलग है कंपनी और पार्टनरशिप में, क्या अलग है कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप में। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने HUF भी पढ़ी हुई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसमें 3 जनरेशन कहते हैं, और बाय बर्थ जिसमें आप क्या बनते हो, को पार्टनर, और उनमें एक कर्ता भी बनता है। ये डिटेल हम पढ़कर आए हैं। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर भी पढ़नी है, थोड़ी सी डिटेल हमें CS एग्जीक्यूटिव में भी पढ़नी है। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, जो आपका पेपर नंबर 2 है, और इसमें हम जानेंगे थोड़ा सा लॉ के बारे में। सेकेंड पार्ट रीजनिंग है, तो रीजनिंग के बारे में तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन हम फर्स्ट पार्ट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट पार्ट के बारे में हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली चैप्टर नंबर 4 आपका डील करता है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ से, कि कंपनी लॉ के एलिमेंट क्या क्या है, कि कंपनी लॉ है क्या। आपने +2 में पढ़ लिया, आपने +1 में पढ़ लिया कि कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है हमारे। इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, उससे पहले भी कंपनीज एक्ट होते थे।
तो ये तो टाइम के साथ चेंजेस आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अभी 2013 में आया था, लेकिन अभी देखो 2021 चल रहा है। तो कंपनीज एक्ट भी बहुत ज़्यादा चेंज होके आया है और बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करके लेकर आया है। हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा कंपनी के बारे में, थोड़ा सा कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लेकिन पहले हमें समझना पड़ेगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग तरीके क्या हैं बिजनेस करने। सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। सबसे ज़्यादा जो बिजनेस फॉर्म देखने को मिलती है वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में सबसे ज़्यादा लोग बिजनेस करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके फादर, ज़्यादातर बच्चों के फादर क्या करते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में खुद की शॉप होगी, खुद का शोरूम होगा, खुद की कोई दुकान होगी, किराने की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, या किसी और चीज़ की कोई टेलर है, कोई कुछ। तो ये सबसे ज़्यादा जो इंडिया में देखने को मिलता है वो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे ज़्यादा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी इंडिया में वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। एक अकेला बंदा सारा बिजनेस संभाल रहा होता है, सारा प्रॉफिट भी उसका है तो सारा रिस्क भी उसका है, और अगर वो मर गया तो उसका बिजनेस भी बंद हो सकता है, अगर उसके बाद कोई है ही नहीं। तो फायदे हैं तो नुकसान भी है, फायदे हैं तो नुकसान भी है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। दूसरा है आपका पार्टनरशिप फर्म। सेकंड है आपका पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप कहते हैं ना, दो और दो से ज्यादा बंदे जब मिलके एक साथ टुगेदर आते हैं, एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, किसके बेसिस पे? एक डीड के बेसिस पे, जिसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये डिटेल आपको पता है, ये चीजें आप पढ़कर आए +1 +2 में कि पार्टनरशिप, क्योंकि हम अकाउंट्स में एक चैप्टर पढ़ते हैं पार्टनरशिप का कि एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे होगा, रिटायर ऑफ पार्टनर कैसे होगा, गुडविल कैसे जाएगी पार्टनर की, मरने के बाद कैसे शेयर दिया जाएगा, इस चीज के बारे में हम अकाउंट्स में भी पढ़कर आए। लेकिन जो एक्ट है वो नहीं पढ़ा है हमने, पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़ा है। तो पार्टनरशिप एक्ट में कुछ डिटेल्स दी गई। तो पार्टनरशिप फर्म मतलब दो या दो से ज्यादा बंदे जब मिलके काम कर रहे हैं एक एग्रीमेंट के तहत, उस एग्रीमेंट में लिखा है कि क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, राइट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, एक पार्टनर क्या कर सकता है और एक पार्टनर क्या नहीं कर सकता। तो आपकी जो पावर है, आपका जो काम करने का तरीका है वो लिमिटेड रहेगा, किसके अकॉर्डिंग? उस डीड के अकॉर्डिंग। लेकिन हम ज्यादातर देखते हैं कि पार्टनरशिप में झगड़े हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, और झगड़े होने के बाद लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं, आपस में ज़्यादा ही जिद्दी हो जाती है कि भाई मैं इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैरी करूंगा, मैंने ये बनाई थी ओरिजिनली। तो इस तरह के झगड़े हम देखने को मिलते हैं किसमें? पार्टनरशिप फॉर्म। थर्ड है आपका कंपनी। कंपनी माने कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कंपनी को बनाने वाला ओनर और कंपनी को चलाने वाली मैनेजमेंट दोनों सेपरेट। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है? जब लोग एसोसिएशन बना के लोग साथ मिलके काम करना चाहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट और ओनरशिप को अलग अलग रखना चाहते हैं, कि कंपनी को बनाने वाले कंपनी के ओनर अलग अलग हैं, लेकिन कंपनी को चलाने वाली मैनेजमेंट अलग है। और ओनर को मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है। इन्होंने क्या बनाया है? दो डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक बेसिक डिटेल आप पढ़कर आए हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक डिटेल आपको पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिक डिटेल्स है कंपनी के बारे में, कि कंपनी कैसे रन होती है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, कंपनी का नाम क्या रहेगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रहेगा। एक बेसिक डिटेल आप पढ़कर आए मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी फॉर्म में अगर झगड़ा होगा तो वो आपस में झगड़ा किसका? या तो मैनेजमेंट का होगा या मेंबर्स का होगा। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बड़ी जबरदस्त है, जिसे हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, जिसमें क्या कहा जाता है कि मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कि मेंबर आते रहेंगे, मेंबर जाते रहेंगे, बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैंने कंपनी बनाई, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को क्या मिल जाएंगे? शेयर्स मिल जाएंगे जो मेरे नाम पर होंगे। तो इस तरह से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आपकी बंद नहीं होती। इस तरह से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपकी कभी भी बंद नहीं होती है। हम हिसार में रहते हैं तो हमारे लोकल एरिया में क्या है? जिंदल स्टील। आप जानते हैं जिंदल बहुत बड़ा नाम है, जिंदल स्टील, ठीक है। जिंदल स्टील लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी, और पब्लिक के साथ साथ एक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसके शेयर्स ट्रेड होते हैं किस पे? स्टॉक एक्सचेंज पे। चौथा है आपका एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो क्या कहते हैं हम? कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप की उठा ली और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की उठा ली।
कुछ करेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप की उठा ली और कुछ करेक्टरिस्टिक्स कंपनीज की उठा ली। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स, जैसे बनाए तो यही है, 2 और मोर पार्टनर है, तो इसमें भी पार्टनर मेंबर नहीं है, यहां भी कैपिटल आएगी जैसे पार्टनरशिप में कैपिटल आती है, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। पार्टनरशिप में तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन एलएलपी में जो लाइबिलिटी आपकी रहेगी वो क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। लाइबिलिटी जो क्या रहेगी आपकी, लिमिटेड रहेगी, लिमिटेड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और एक और हम चाहे मेंशन कर लेंगे, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जहां एक ही परिवार बिजनेस कर रहा होता है और वो परिवार जो खून के रिश्ते रखता है ना, बाय बर्थ। बाय बर्थ माने जन्म से आप उस एचयूएफ के क्या बन गए, को पार्टनर बन गए, आपका अधिकार आ गया उस बिजनेस में जो आपके फादर चला रहे हैं या आपके फोर फादर चला रहे हैं। अब आते हैं हम मीनिंग ऑफ कंपनी पे, कि कंपनी का मीनिंग क्या है। तो एक बेसिक सी डिटेल हम पहले जानेंगे कंपनी के बारे में, कि कंपनी क्या है, कंपनी का मीनिंग क्या है। ये जो वर्ड कंपनी है ना, ये लेटिन वर्ड है, ये इंडियन वर्ड नहीं है या ब्रिटिश वर्ड नहीं है, ये लेटिन वर्ड है। और लेटिन वर्ड जो आपको मीनिंग दिया गया है, इसको डिवाइड करके दिया गया है। कम का मतलब क्या है, विद और टुगेदर, जब लोग साथ आते हैं। और पनिश का मतलब क्या है, ब्रेड, जब वो साथ मिलके खाना खाते हैं तो उसे बोलते हैं कंपनी। जनरली आपने एक टर्म सुनी होगी ना, आपके फादर मदर, या आपने कभी टीवी में कुछ सुना हो, यार इस बंदे की कंपनी खराब है, मतलब इसका साथ खराब है, साथ वाले लोग अच्छे नहीं है, इसे बोलते हैं कंपनी, इसे बोलते हैं कंपनी। तो कंपनी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो साथ मिल के बैठ के खाना खाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, कंपनी बोला जाता है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं लीगल टर्म्स में, तो लीगल टर्म्स में कंपनी का मतलब क्या है, लीगल टर्म्स में कंपनी का मतलब है एन एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड पर्सन, जिनकी सोच एक जैसी है। ऐसे लोग जब एक साथ आते हैं और एक एसोसिएशन बनाते हैं किसी एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए, किसी एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए, जनरली क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। जनरली आपका मोटिव क्या रहता है या ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, आपको क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो कंपनी क्या है, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि कंपनी हमने लॉ के अकॉर्डिंग बनाई है ना, कंपनी तो लॉ के अकॉर्डिंग बनाई है, और जो इंसान बनाता है वो आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि भगवान ने जो बनाया है वो क्या है, नेचुरल है। वो इंडिविजुअल हम जैसे इंसान है या जानवर है तो हम नेचुरल है, लेकिन वो फॉर्म ऑफ वो चीजें जो इंसान ने बनाई है उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। और कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है जो इंसान ने बनाई है, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट करी है, क्योंकि कंपनी लॉ में लिखा है कि प्रोसीजर क्या है, क्या करने का, कंपनी बनाने का। और इट इज ए वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलेंटरी माने जबरदस्ती थोड़ा लाए हैं, गन पॉइंट पे गन, मतलब आपके कनपटी पे गन रखे और बोले चलो कंपनी बनाएंगे, नहीं। आप लोगों का दिमाग एक साथ वर्क कर रहा है, आप लोगों की सोच एक जैसी है, इसीलिए आप लोग क्या हो गए, एक साथ काम करने को तैयार हो गए, एक साथ काम करने को आप लोग तैयार हो गए, इसे क्या बोला जाता है, कंपनी बोला जाता है, ऑफ फॉर प्रॉफिट। लेकिन मोटिव एक रहता है, प्रॉफिट अर्न करना। मोटिव एक रहता है क्या, प्रॉफिट अर्न करना है, पैसा कमाना है, इसीलिए तो लोग बिजनेस करते हैं, इसीलिए तो लोग बिजनेस करते हैं, अदरवाइज बिजनेस करने का पर्पस ही कहां से रहेगा। डेफिनेशन ऑफ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, बट हमें तो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें डेफिनेशन याद भी रखनी है, क्योंकि पेपर में पूछी जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में पूछी जाए चाहे नहीं पूछी जाए, एग्जीक्यूटिव में तो काम आएगी। और हमसे कोई पूछ ले कि आप सीएस पढ़ रहे हो, आप लीगल पढ़ रहे हो, बताओ कंपनी की डेफिनेशन क्या है, तो हम क्या कहेंगे, कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, नहीं, ये तो जनरल मीनिंग हुआ। तो जनरल मीनिंग हुआ, हमें तो क्या बताना है, एज पर कंपनीज एक्ट बताना है, हमें तो लीगल टर्म बतानी है। तो लीगल टर्म में क्या लिखा गया, सेक्शन 2 क्लोज 20, दैट इज, इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सेक्शन 2 क्लोज 20 डिफाइन करता है कंपनी की डेफिनेशन। तो सेक्शन 2 को हम कहते हैं कि डेफिनेशन वाला सेक्शन है ये इसमें सारी डेफिनेशन लिखी गई हैं, करीब 90 के अराउंड डेफिनेशन है या उससे भी ज्यादा डेफिनेशन। तो कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी का मतलब वो कंपनी जो बनी है किसके अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, या प्रीवियस कंपनी लॉ दैट इज 1956 के अकॉर्डिंग, या उससे पुराना 1930 के अकॉर्डिंग, या उससे पुराना 1856 के अकॉर्डिंग, जो किसी भी पुराने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी बनी है और अभी तक चल रही है। जैसे टाटा की कंपनी चल रही है, टाटा की कंपनी 1956 से भी पहले की है, क्योंकि इंडस्ट्रियल
जो इंडस्ट्री थी हमारे देश में वो अंग्रेजों के टाइम पे स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो रियल मायने में हमारे देश में इंडस्ट्री लगनी स्टार्ट हुई थी वो किसके बाद स्टार्ट हुई थी? 1947 या कहीं 1950 के बाद, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी तब बनी थी हमारे देश में संविधान बनने के बाद। तो याद करनी है हमें, ये डेफिनेशन याद रखनी है। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। और सेक्शन भी याद रखना है इसका, सेक्शन 2 क्लोज 20 में ये लाइन लिखी है। सेक्शन 2 क्लोज 20 में लिखा है कि कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी का मतलब कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड माने बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेट माने बनी है, किसके अकॉर्डिंग या बनाई गई है किसके अकॉर्डिंग? इस एक्ट, अंडर दिस एक्ट माने कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लो मैंने आपको बता ही दिया, या फिर पुराने कंपनी लो के अकॉर्डिंग जो बनी है उसे हम क्या बोलेंगे? कंपनी। अब हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज भी पढ़ी है, लेकिन हम दोबारा भी पढ़ना पड़ता है, हर बार पढ़ना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव में भी जाके यही पढ़ना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है, कंपनी कितने तरीके की होती है। तो वो बोला कि 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी माने जिसमें एक ही इंसान होगा, ये सोल प्रोप्राइटरशिप को चेंज करके बनाई गई। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, लेकिन रिस्क ज्यादा है। अब कंपनी फॉर्म में क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी पे लिमिट लग जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी फॉर्म में। इसीलिए क्या किया गया? सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स रखने वाली एक कंपनी भी बना दी गई नए कंपनीज एक्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं? 1 पर्सन कंपनी, जिसमें एक ही पर्सन मेंबर होगा। फिर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेटली बनाई है और जिसमें मिनिमम 2 मेंबर होंगे उसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी। और जिसको बनाने वाले मिनिमम 7 पर्सन है चाहिए, जिसको बनाने के लिए मिनिमम 7 पर्सन चाहिए उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी बोलते हैं। तो जैसे जिंदल स्टील लिमिटेड ये पब्लिक कंपनी है जिसमें 7 या 7 से ज्यादा सब्सक्राइबर रहे होंगे जब कंपनी बनाई गई। जहां मिनिमम 2 सब्सक्राइबर चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी। और जहां सिर्फ एक ही पर्सन चाहिए एज ए सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर माने जो सब्सक्राइब करेगा, जो अपने साइन करके आएगा किस पे? मेमोरेंडम पे, लीगल डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जिससे कंपनी बनती है उसे मेमोरेंडम कहते हैं। तो मेमोरेंडम पे जिसके साइन है उसे बोलते हैं सब्सक्राइबर। उसके बाद हम कंपनी बनने के बाद इनको मेंबर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कंपनी बनने के बाद इनको मेंबर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेशन फेज में हम क्या कहते हैं? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। ठीक है, तो ये तो पहले से ही हमें पता है। टाइप ऑफ कंपनीज हम थोड़ा बहुत पहले भी जानते हैं। कुछ अदर फॉर्म ऑफ कंपनीज भी पढ़ाया गया है आपको, अदर फॉर्म ऑफ कंपनीज। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा है। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें क्या है? गवर्नमेंट का पैसा लगा। फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जो फॉरेनर ने इंडिया में आके बना दी, जिसे इंडिया में, जिसका इंडिया में क्या है? प्लेस ऑफ बिजनेस है। मतलब बाहर से चल रही है वो, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस, बोले हम इंडिया में भी काम करेंगे लेकिन हम तो रजिस्टर्ड है अपने देश में। बोले कोई नहीं, आप प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में बनाओ और उस प्लेस ऑफ बिजनेस को रजिस्टर कर लो ना इंडिया में। हम ये नहीं कह रहे कि कंपनी दोबारा बनाओ, हम तो क्या कह रहे हैं? प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में सेटअप करो और उस प्लेस ऑफ बिजनेस को क्या करा लो? रजिस्टर करा लो। हम आपको टैग दे देंगे फॉरेन कंपनी, हम आपको टैग दे देंगे किसका? फॉरेन कंपनी का। कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, हमने सुना है एक वर्ड एनजीओ, एनजीओ वर्ड सुना है? एनजीओ क्या करता है? लोगों की हेल्प करता है। एनजीओ क्या करता है? लोगों की हेल्प करता है। तो कंपनीज एक्ट में से क्या लिखा गया? एक कंपनी जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ बनती है, एक कंपनी जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, चैरिटेबल माने प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं है, चैरिटेबल माने प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं है, लोगों की भलाई करना पर्पस है, उसे क्या बोलते हैं? कंपनी विद चैरिटेबल पर्पस। दैट इज सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है कंपनीज एक्ट में। डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट माने जो स्लीपिंग कंपनी, जो अभी बिजनेस नहीं कर रही लेकिन कंपनी बन गई, हम उसके लिए क्या स्टेटस ले सकते हैं डोरमेंट का? कि सर अभी इस पे ज्यादा कंप्लायंसेस मत डालो, कंपनी चल ही नहीं रही सर, ज्यादा कंप्लायंसेस डालने की क्या जरूरत है, इसे डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर कर दिया जाए। निधि कंपनी, निधि कहते हैं जैसे आपके मदर, आपने सुना हो थोड़ी बहुत कमेटियां डालते हैं, कमेटी माने लोकल में पैसे जमा करते हैं आंटियां, क्या करते हैं? आप हर महीने कुछ पैसे देते हो, फिर लास्ट में आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है। इसी तरह इसको कॉर्पोरेट फॉर्म में करने के लिए निधि कंपनी बनाई। हम समझेंगे इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में, बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी की? एक कंपनी हमने बना तो ली, एक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कि कंपनी को बनाने वाले ओनर और कंपनी दोनों अलग अलग हैं। क्या कहते हैं? इसे सेपरेट पर्सनैलिटी कहते हैं, कि दोनों लोग क्या हैं? अलग अलग हैं, एक नहीं है। कंपनी का मतलब कंपनी और मेंबर का मतलब मेंबर है, ओनर का मतलब ओनर है। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी माने
लायबिलिटी पे लिमिट लगा दी। जनरली कहते हैं ना, आपने जितनी शेयर सब्सक्राइब, आपने जितने शेयर्स खरीदे हैं उन शेयर्स पे आपकी जितनी पेड अप वैल्यू पे हो गई, उसके बाद जितना अनपेड रह गया उस अनपेड तक ही आपकी लायबिलिटी है। ये नहीं कि कंपनी में 10 लाख का लॉस हो गया तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच दी जाए। परपेचुअल सक्सेशन मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि कंपनी मेंबर के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेंबर के मरने के बाद शेयर्स किसी और को चले जाते हैं। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी क्या कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकती है, सेपरेट प्रॉपर्टी का राइट है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, इसीलिए तो एक के मरने के बाद दूसरे के बाद शेयर चले जाते हैं। कैपेसिटी टू सू एंड बीइंग सूड, कंपनी पे केस किया जा सकता है और कंपनी भी केस कर सकती है, क्योंकि कंपनी अपने नाम से चलाई जा रही है, सेपरेट लीगल एंटिटी। वॉलंटरी एसोसिएशन पर प्रॉफिट है, लोगों ने मिलके एक प्रॉफिट बिजनेस करने के लिए एक साथ आए हैं। और टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, और कंपनी कैसे खत्म होगी, कंपनी के खत्म होने का तरीका क्या है, जैसे कंपनी बनी थी उसी तरीके से कंपनी खत्म होगी, लॉ के तरीके से। डिसएडवांटेज क्या है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज के, क्या कमियां हैं, बोले एक्सपेंस ज्यादा है इनकॉर्पोरेशन करने। पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप करना हो, कुछ नहीं रजिस्टर कराना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं फाइल करना, लेकिन कंपनी बनाने के लिए एक प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा। जैसे हम CA CS करके क्या बनेंगे, प्रोफेशनल, तो हमारी भी तो फीस होगी ना, इतना पढ़ा है, पढ़ने के बाद अब पैसे ना मिले तो क्या फायदा, तो पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं। ग्रेटर टैक्स बर्डन, इंडिविजुअल से ज्यादा टैक्स बर्डन है किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत गवर्नमेंट कोशिश कर रही है टैक्स को कम करने की। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है क्लोजर का, बंद करने का प्रोसीजर बड़ा कॉम्प्लेक्स रखा गया है। सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ओनरशिप, क्योंकि ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हैं, तो मैनेजमेंट ने अगर फ्रॉड किया तो ओनर का पैसा डूब जाएगा, क्योंकि ओनर डेली बेसिस पे कंपनी में नहीं आता है। और लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा हैं, टाइम टू टाइम कंप्लाइंसेस करनी पड़ती है, ये फॉर्म फाइल करना है, वो फॉर्म फाइल करना है, बैलेंस शीट बनानी है, ऑडिट करानी है, बहुत सारी कंप्लाइंसेस है, बहुत सारी कंप्लाइंसेस। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक जो बेसिक मैं कराना चाह रहा था, एक बेसिक जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।